हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। आप सभी गंगा एकेडमी परिवार में आइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो पब्लिश होते ही आप सभी के मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे। और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइएगा। और इतनी गुजारिश करते हुए आप सभी से अपील करता हूं कि चैनल को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में जहां भी आप सभी एक्टिव हैं, अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचाकर भारत के प्रत्येक नागरिक तक चैनल को पहुंचा दीजिए। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट हमें से प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो आज के सेशन में, आज की इस एपिसोड में हम आधुनिक भारत के इतिहास में आप सभी से डिस्कस करने चल रहे हैं, वार्तालाप करने चल रहे हैं आज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के टॉपिक को शुरुआत कर दिया हूं। और यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हमने पढ़ा क्या, तो हमने पुर्तगाली को पढ़ चुका, पुर्तगालियों के साम्राज्य को हमने पढ़ चुका। पुर्तगाली के बाद यूरोपीय कंपनियों के क्रम में डच आए, डच को भी हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा ये अंग्रेजी बचा है, जिसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आज हम पढ़ने चल रहे हैं। तो आप सब व्यवस्थित होकर चेयर टेबल पे बैठ जाइए और यूट्यूब खोलकर आप सब पढ़ते जाइए। हम आपको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी आप सभी को आपके किसी भी परीक्षा में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके कोई परीक्षा में पूछा ना जाए। ये हर फैक्ट से हम यहाँ परिचित कराने चल रहा हूँ और आप सब इन फैक्टों को रट लीजिए। ये किसी एक एग्जाम की सिलेबस नहीं है। आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, वहाँ इतिहास से संबंधित आपको ये सारे फैक्ट मिलेंगे। आप यहाँ क्वेश्चन आपको ये सारे मिलेंगे। तो इस नाते मेरा उद्देश्य है कि आप सभी का क्वेश्चन अब इतिहास में कोई भी गलत ना होने पाए। और इतिहास ही क्यों, कोई भी विषय सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप सभी के साथ गंगा एकेडमी चैनल रहे। आप सभी सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखते जाइए। एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होने देंगे और एक भी एग्जाम आप सभी का गड़बड़ नहीं होने देंगे। हर एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट की परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, पुलिस, एसआई जो इस समय आ चुकी है विज्ञापन, इसकी भी तैयारी आप सब यहाँ से करोगे। लेखपाल, कानूंगो, एसडीआई, लेखपाल इत्यादि, अधीनस्थ इत्यादि को कोई भी भारत का कोई भी परीक्षा हो तो आप सभी का यहाँ से क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं करोगे। और मैं आपके परीक्षा में क्वेश्चन फंसा के दिखाऊंगा। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं निवेश करते हैं, सीधे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर आज के टॉपिक पर हम सीधे डिस्कस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने यूरोपीय कंपनियों का एक आगमन का टॉपिक है। और यूरोपीय कंपनियों के आगमन के दृष्टिकोण से हम पहली कंपनी, पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों का था। तो पुर्तगाली आप सभी को वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी पहले देख लीजिएगा। हमने सारे को क्रम से पढ़ाया हूँ। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के नज़र में सबसे पहले आए पुर्तगाली। पुर्तगाली को हमने पढ़ चुका। उसके बाद पुर्तगाली के बाद डच आए, डच को भी हमने पढ़ चुका। आज हम अंग्रेजी यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे। इसको खत्म करने के बाद फिर डेनिश को पढ़ेंगे, फिर फ्रांसीसी को पढ़ेंगे। तो कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आकर व्यापार करती है और अपना साम्राज्य विस्तार करती है, इस विषय वस्तु पर आज हम सब नजर रखेंगे। तो चलिए हेडिंग डालिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी
हेडिंग डालकर आप समझिए भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों के आगमन के दृष्टिकोण में डच के बाद अगली कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले कौन भारत में आया था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत में डच आए थे। यानी यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए और डच के बाद यही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में ये डच कंपनी के बाद जिसका आगमन होता है वह कौन सी कंपनी थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अन्य यूरोपियों की अगर तुलना करें तो अन्य यूरोपियों की तुलना में यह कंपनी कुछ ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई। कौन? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम पुर्तगालियों से तुलना करें अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, डचों से तुलना करें, डेनिश से तुलना करें या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करें तो सभी में सबसे ज़्यादा अगर कोई शक्तिशाली साबित हुआ है इतिहास में तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यही साबित हुई थी। तो अन्य यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सभी का से अगर तुलना करें तो यह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई। अन्यथा अपने को भारत के अंदर इन्होंने मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने में सफल रहे। कौन? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक बात फिर से समझ लीजिए, भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में डच कंपनी के बाद जिसका आगमन भारत में होता है वह कौन है? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में अगर इसका तुलना किया जाए तो यह कंपनी यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई थी। यानी ये लोग कुछ ज्यादा शक्तिशाली थे और अपने साम्राज्य विस्तार को, अपने व्यापार को लेकर काफी मजबूत हुए थे। अंततः अपने को ये भारत के अंदर, भारत में ही तो आए थे, तो अंततः ये लोग अपने को भारत के जब अंदर आए तो मुगलों के उस समय उत्तराधिकारी जो थे उन मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में उन पर अपनी शक्ति स्थापित करने में ज्यादा सफल हुए। तो अब अगला फैक्ट देखिए, 1599 ईस्वी का एक सन याद रखिएगा। ये 1599 ईस्वी में एक नाम याद कर लीजिए। 1599 ईस्वी में आता है जॉन मिल्टन हॉल। ये जॉन मिल्टन हॉल कब आया था? तो जॉन मिल्टन हॉल 1599 ईस्वी में आता है और यह जॉन मिल्टन हॉल एक ऐसा पहला अंग्रेज था जो 1599 ईस्वी में आता है। कौन? जॉन मिल्टन हॉल। यह एक ऐसा पहला अंग्रेज था जो कि भारत में कैसे आया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, जॉन मिल्टन हॉल 1599 ईस्वी में आया था और यह भारत में आने वाला पहला ऐसा अंग्रेज था जो जल मार्ग से नहीं आया था। आपका पेट क्वेश्चन है हिस्ट्री में, आप हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वह पहला अंग्रेज कौन था जो जल मार्ग से नहीं आया था? तो जॉन मिल्टन हॉल जल मार्ग से नहीं आया था। आया किससे था? तो जल मार्ग से नहीं आएगा तो स्थल मार्ग से आएगा। तो जॉन मिल्टन हॉल 1599 ईस्वी में भारत में आने वाला पहला ऐसा अंग्रेज था जो जल मार्ग से न आकर आया था स्थल मार्ग से। और कहाँ आया था? मैंने बताया भारत में आया था। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों भूलेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं भूलेगा। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल
एक ऐसा पहला अंग्रेज था जो भारत में कैसे आया था, स्थल मार्ग से आया था। अभी हमने कोलंबस वास्को डी गामा को पढ़ चुके थे, और कोलंबस वास्को डी गामा कौन था? तो कोलंबस भारत के समुद्री मार्गों की यात्रा हेतु खोज करने के लिए निकला था, लेकिन खोज किया अमेरिका का खोज किया, और वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्गों का खोज करने वाला है। तो यहाँ उसी यहाँ अभी तक भारत में जो लोग आते थे वो स्थल मार्ग से नहीं आते थे, वो समुद्री मार्गों से यात्रा करते थे। लेकिन भारत में आने वाला एक पहला अंग्रेज जो स्थल मार्ग से आया था वह कौन था? जॉन मिल्टन हॉल था। और जॉन मिल्टन हॉल कब आया भारत में? 1599 ईस्वी में आया। अब अगले फैक्ट की ओर आते हैं। 31 दिसंबर 1600, ये 31 दिसंबर 1600 का तिथि आपको भूलना नहीं है, क्योंकि वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600, ये तिथि थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तिथि पर कौन सी घटना घटित हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की एक महारानी थी, इन्होंने एक शाही फरमान जारी किया था। ब्रिटेन की महारानी ने एक शाही फरमान भारत में जारी किया था। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी ने, याद कीजिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी ने एक शाही फरमान जारी करके पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए शेयर धारकों की एक कंपनी को 15 वर्षों के लिए, कितना वर्षों के लिए? तो 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया। कितने वर्षों के लिए प्रदान किया था? तो याद रखिएगा 15 वर्षों के लिए, क्योंकि परीक्षा में पूछ लेगा। कहीं ऑप्शन में 15 वर्ष रहेगा, किसी में 13 वर्ष रहेगा, किसी में 12 रहेगा, किसी में 8 रहेगा। तो आपको यहाँ 15 वर्षों वाले ऑप्शन पे टिक करना है। ये 15 वर्षों पर व्यापार पर जो एकाधिकार मिला था भारत में अंग्रेजों को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का, तो किसके फरमान से? ब्रिटेन की महारानी के एक शाही फरमान जारी करा दिया था। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और ये व्यापार का एकाधिकार किन देशों पर मिला था? तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए शेयर धारकों की एक कंपनी होती थी, और उस कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार मिल चुका था। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे शब्दों में यही ईस्ट इंडिया कंपनी इसी दिन अस्तित्व में आई थी। तो आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक अस्तित्व में कब आई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक अस्तित्व में आई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार में अस्तित्व में आई थी। और ये कौन सी तिथि है? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी ने फरमान जारी किया था, एक शाही फरमान जारी किया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी ने एक शाही फरमान जारी किया, और इस शाही फरमान में उन्होंने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए शेयर धारकों की जो एक कंपनी थी उनको 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। और इसी दूसरे शब्दों में कहे तो इस एकाधिकार में व्यापार करने में जिस कंपनी अस्तित्व में आई थी वह कोई और कंपनी नहीं थी, यही
इंडिया कंपनी थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि यही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई थी। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों भूलेगा? नहीं भूलेगा सर। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी ने एक शाही फरमान जारी करके पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए शेयर धारकों की एक कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान कर दिया। और दूसरे शब्दों में सर इसे कहें तो इसी दिन यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की तिथि में को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। अगला देखिए, बाद में एक शासक आता है। शासक का नाम यहाँ याद रखेंगे, स्टुअर्ट वंशीय। स्टुअर्ट वंशीय एक शासक था, जेम्स प्रथम। स्टुअर्ट वंशीय शासक जेम्स प्रथम का शासन कब से कब तक था? तो 1603 से 1625 ईस्वी तक शासक था। 1603 से 1625 तक शासन कौन था? तो स्टुअर्ट वंशीय शासक जेम्स प्रथम का शासन था। और इस समय इस एकाधिकार को 15 वर्षों का भी तक एकाधिकार था। तो ये 15 वर्ष को अब यहाँ बढ़ा दिया गया। अब बढ़ाकर इस 15 वर्षों के स्थान पे अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। मतलब अभी तक ये व्यापार ब्रिटेन की महारानी के जारी शाही फरमान के अनुसार व्यापार करने का जो एकाधिकार था वो 15 वर्षों के लिए तक ही किया गया था कि 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हैं। लेकिन स्टुअर्ट वंशीय एक शासक जेम्स प्रथम का कार्यकाल आता है और उस कार्यकाल में जेम्स प्रथम ने अपने 1603 से 1625 के कार्यकाल में इस 15 वर्षों का जो एकाधिकार था इसको अब बढ़ा दिया गया। अब बढ़ाकर कितना किया गया? तो बढ़ाकर अब अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब वो अब हमेशा व्यापार कर सकते हैं। देखिए कहानी अब यहीं से शुरू होती है, कैसे यूरोपीय कंपनियों के लोग भारत में एक व्यापारी के रूप में आते हैं और व्यापार करते करते कैसे वो शासक बन जाते हैं। महज यूरोपीय कंपनियों का भारत में आकर व्यापार करना उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य तो उनका शासक बनने का था। लेकिन चूंकि तत्काल वो शासक के रूप में आते तो भारत में टिक नहीं पाते। इस नाते शुरुआत में वो अपना एक व्यापारी के रूप में यहाँ आए और जब अपना साम्राज्य बना लिए तब उसके बाद खुद को शासक के रूप में बन बैठे। तो यहीं से अब शुरुआत होती है यूरोपियों के आगमन से कि शासकों का क्रम। तो बाद में स्टुअर्ट वंशीय शासक जेम्स प्रथम के कार्यकाल में इस 15 वर्षों के एकाधिकार को बढ़ाकर अनिश्चित काल कर दिया गया। अब 1608 ईस्वी में एक नाम आता है, याद रखिएगा। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस हेक्टर, नाम बहुत फेमस है, भूलिएगा मत। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक एक जहाज का कप्तान था। एक जहाज का कप्तान बनकर सूरत बंदरगाह पर उतरा। तो इस सूरत बंदरगाह पर कौन सी जहाज का कप्तान बनकर सूरत बंदरगाह पर कौन उतरा था? तो कोई और नहीं उतरा था, विलियम हॉकिंस हेक्टर उतरा था। कब उतरा था? 1608 ईस्वी में उतरा था। तो विलियम हॉकिंस हेक्टर कौन था? एक जहाजी कप्तान बनकर सूरत बंदरगाह पर उतरा था 1608 ईस्वी में। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों भूलेंगे? नहीं सर, नहीं भूलेंगे, याद रहेगा। 1608 ईस्वी में एक नाम याद रखना है, विलियम हॉकिंस हेक्टर।
और 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक एक जहाज का कप्तान बनकर इस सूरत बंदरगाह पर विलियम हॉकिंस हेक्टर उतरा था। सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की भी स्थापना हो चुकी थी। अब सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कैसे स्थापित किया, आइए जानते हैं। सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की स्थापना हेतु अनुमति लेने के लिए वो आगरा में जाकर किससे मिला, जहांगीर से मुलाकात की। सूरत में अंग्रेजों को एक फैक्ट्री डालनी थी, एक कोठी डालनी थी, एक कारखाना डालनी थी। तो अंग्रेज जब अपनी फैक्ट्री कहीं डालना चाहते थे तो वहाँ के शासकों से परमिशन तो लेना ही पड़ेगा। तो कैसे परमिशन, कैसे फैक्ट्री डालने की अनुमति किससे लिए, तो देखिए सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति के लिए अंग्रेज आगरा में जाकर किससे मुलाकात करते हैं, तो जहांगीर से मुलाकात करते हैं। और जहांगीर चूंकि तुर्की भाषा जानता था तो जहांगीर से किस भाषा में बातचीत किया था, तो जहांगीर से तुर्की भाषा में बातचीत इन्होंने की थी। जहांगीर से बातचीत किया था तुर्की भाषा में। कौन, यही विलियम हॉकिंस हेक्टर। विलियम हॉकिंस हेक्टर यही सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति के लिए विलियम हॉकिंस हेक्टर जहांगीर से मिलता है। कहाँ मिलता है, तो आगरा में मिलता है। आगरा में मुलाकात करता है और आगरा में जब मुलाकात करके जहांगीर से बातचीत करता है विलियम हॉकिंस हेक्टर, तो किस भाषा में बात करता है, तुर्की भाषा में बात करता है। तो क्या आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए, विलियम हॉकिंस हेक्टर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कहाँ पे स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए जहांगीर से मिला था, तो सूरत में स्थापित करने की अनुमति लिया था। अनुमति किससे लिया था, जहांगीर से मुलाकात करके। कहाँ जाकर, आगरा में जाकर। किस भाषा में बातचीत किया था, तो तुर्की भाषा में बातचीत किया था। तो पूरा लाइन, सूरत में 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस हेक्टर एक जहाज का कप्तान बनकर आया था और सूरत बंदरगाह पर उतरा था। अब सूरत बंदरगाह से जब विलियम हॉकिंस हेक्टर उतरा तो सूरत में अपनी अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की स्थापना करना चाहता था। और इस अंग्रेजों की सूरत में पहली फैक्ट्री होती, अगर स्थापित होगी तो इस पहली फैक्ट्री की स्थापना हेतु अनुमति लिया था जहांगीर से। कहाँ जाकर, आगरा में जाकर। और वहाँ जहांगीर से तुर्की भाषा में बातचीत की थी। अब आगे देखिए, जहांगीर से हेक्टर मुनरो जहांगीर से विलियम हॉकिंस हेक्टर से जहांगीर से जब बातचीत तुर्की भाषा में होती है तो इस बातचीत से जहांगीर काफ़ी प्रभावित होता है, खुश हो जाता है। तो जब कोई किसी से खुश हो जाता है तो उस खुशी में सब कुछ उसके लिए न्यौछावर करता है। तो जहांगीर ने खुश होकर क्या न्यौछावर किया, तो जहांगीर उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। किससे, यही विलियम हॉकिंस हेक्टर से, जो तुर्की भाषा में बातचीत किया था। जहांगीर उससे काफ़ी प्रभावित हुआ और जहांगीर ने उसे 400 का मनसब दिया और खान की उपाधि सहित आगरा शहर में बसने की अनुमति प्रदान किया कि अब तुम मेरे साथ आगरा में रहो। तो जहांगीर
विलियम हॉकिंस हेक्टर इसी से काफी प्रभावित हुआ और विलियम हॉकिंस हेक्टर को जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया और 400 का मनसब ही नहीं, इसके साथ साथ आगरा शहर में अपने साथ रहने की अनुमति भी प्रदान कर दी थी। कौन? जहांगीर ने। किसे? विलियम हॉकिंस हेक्टर को। तो 1613 ईस्वी में, अब देखिए आगे, अब 1613 ईस्वी में याद कीजिए, 1613 ईस्वी आता है और इस 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कर दी। अभी 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस हेक्टर एक जहाज का कप्तान बनकर ही आया था और सूरत के बंदरगाह पर उतरा था और सूरत के बंदरगाह से उतरकर सूरत में अंग्रेजों की अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए वो जहांगीर से अनुमति लेने के लिए आगरा गया और आगरा जाकर जहांगीर से मुलाकात की, तुर्की भाषा में बातचीत किया था फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए। अब 1608 के बाद अब 1613 में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर देता है, यानी 1608 5 13 1608 में आया और 5 साल बाद 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी, अपनी पहली फैक्ट्री का शुभारंभ कर दिया। तो 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी, अंग्रेजों ने अपनी पहली कारखाना को स्थापित कर दी, जो कि पश्चिमी भारत में उसकी पहली और पूरे भारत में उसकी दूसरी फैक्ट्री थी। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर चुकी थी और ये 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी थी, ये पश्चिमी भारत, पूरे पश्चिमी भारत में को लेकर अगर देखें तो पूरे पश्चिमी भारत में उसकी ये पहली कप फैक्ट्री थी, पहली कारखाना थी, पहली कोठी थी। अगर सिर्फ पश्चिम वाले भारत को देखें, जैसे ये है भारत का मैप, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये पश्चिम वाले भारत में, ये पश्चिम वाले भारत में आपको ये पश्चिम वाले भारत में सूरत कुछ यहाँ पड़ेगा गुजरात के पास, तो यहीं तो सूरत पड़ेगा, गुजरात में ही तो है सूरत। तो ये पश्चिम भारत में अगर देखा जाए तो ये सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री बनी। लेकिन पूरे भारत में अगर हम देखें तो पूरे भारत में ये सूरत पहली फैक्ट्री नहीं होगी बल्कि दूसरी फैक्ट्री क्यों होगी। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, एक बात गूंजती होगी, सर अभी आप बताए कि सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, तो अब दूसरी क्यों बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ जाइए कि मैंने आपको बताया पूरे भारत में नहीं, ये पश्चिम वाले भारत में, ये पश्चिम भारत के रूप में अगर पूछा जाए तो पश्चिम भारत में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। पूरे भारत को मैंने नहीं देख रहा हूं, लेकिन अगर पूरे भारत को देखें तो पूरे भारत में अंग्रेजों की ये सूरत वाली फैक्ट्री 1613 में जो स्थापित किए थे, ये दूसरी होगी, क्योंकि इससे पहले 1611 में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर चुके थे। तो चूंकि अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर चुके थे, इस नाते अगर
पश्चिमी भारत के रूप में देखें तो पश्चिम भारत में अंग्रेजों की कोई और फैक्ट्री नहीं थी, यही एकमात्र सूरत वाली फैक्ट्री थी। इस नाते पश्चिम भारत में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, जबकि संपूर्ण भारत में देखा जाए तो अंग्रेजों की ये दूसरी फैक्ट्री के रूप में थी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 1611 में, वही जो भी मैंने आपको बताया, उल्लेखनीय है कि इससे पहले 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हो चुकी थी। तो यही तो मैंने अभी आपको बताया, 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कर दी थी, जो कि पश्चिमी भारत में अंग्रेजों की ये पहली फैक्ट्री थी और पूरे भारत में अंग्रेजों की ये दूसरी फैक्ट्री थी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व दूसरी क्यों थी, तो उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कर दी थी, हो चुकी थी। कब? 1611 ईस्वी में। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन हुआ? यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी? अगर हुई हो तो बताइए, थोड़ा सा हम जल पी लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो मैंने अभी आपको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर थोड़ी चर्चा कर रहा हूं। मैंने अभी तक आपको बताया कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में डच कंपनी के बाद जिस यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है वह कोई और नहीं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना करें इनसे तो यह कंपनी कुछ ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई। अन्यथा अपने को भारत के अंदर मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने में ये सफल रहे। 1599 ईस्वी में एक जॉन मिल्टन हॉल नाम का एक ऐसा पहला अंग्रेज आया जो कि स्थल मार्ग से इन्होंने भारत आया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी ने एक शाही फरमान जारी किया, जो कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए शेयर धारकों की एक कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार करने को लेकर एकाधिकार प्रदान कर दिया। अगर दूसरे शब्दों में से कहें तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी दिन 31 दिसंबर 1600 के दिन ही अस्तित्व में आई थी। अब बाद में एक शासक आते हैं, स्टुअर्ट वंशीय शासक जेम्स प्रथम, और इनका शासनकाल होता है 1603 से 1625 ईस्वी, और इनके कार्यकाल में ये 15 वर्षों की जो समय पीरियड था ये अनिश्चित कालीन के लिए बढ़ा दिया गया। अब 1608 ईस्वी में एक अंग्रेज आता है, विलियम हॉकिंस हेक्टर, और ये विलियम हॉकिंस हेक्टर 1608 ईस्वी में क्या बनकर आया था? एक जहाज का कप्तान बनकर आया था। भारत में आया, सूरत बंदरगाह पर उतरा और सूरत बंदरगाह पे उतरकर सूरत में ही पहली फैक्ट्री स्थापित करने को लेकर आया था। इसकी मानसिकता थी कि हम सूरत बंदरगाह पे जाके सूरत में ही एक फैक्ट्री स्थापित करेंगे। तो सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की स्थापना करने की अनुमति लेने के लिए आया था कि उस समय वहां के शासक जहांगीर थे, और अनुमति लेने के लिए जहांगीर से मुलाकात की। कहां जाकर? आगरा में जाकर, और जहांगीर से आगरा में जाकर बातचीत किया तुर्की भाषा में। याद रखिएगा, जहांगीर इस बातचीत में काफी प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर इतना खुश हुआ कि इस विलियम हॉकिंस हेक्टर को 400 का मनसब प्रदान कर दिया, और 400 के मनसब ही नहीं बल्कि खान की उपाधि भी
मैंने अभी आपको खान की उपाधि नहीं बताया था, नोट कर लीजिएगा। जहांगीर इस विलियम हॉकिंस हेक्टर से मुलाकात में तुर्की भाषा से बातचीत जो किया था, इससे प्रभावित होकर इसको 400 का मनसब दिया। इसके साथ साथ खान की उपाधि भी दिया और आगरा शहर में बस जाने की अनुमति भी दे दिया। अब बात आती है 1613 ईस्वी में। अब 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर लिए। अब 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर लिए, जो कि ये 1613 में सूरत की जो पहली फैक्ट्री है, ये पश्चिमी भारत के रूप में देखें तो पहली फैक्ट्री थी अंग्रेजों की। अगर संपूर्ण भारत के रूप में देखें तो ये दूसरी भारत की कंपनी थी। क्यों उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कर चुके थे। अब बात आती है 1615 ईस्वी में। ये सारे सन याद रखिएगा। 1608 याद रखिएगा। 1599 में क्या हुआ, 1613 में क्या हुआ, 1611 में क्या हुआ। अब 1615 पर भी गौर कीजिए। 1615 ईस्वी में 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत बनकर आया था। कौन? 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम था और जेम्स प्रथम का दूत बनकर 1615 ईस्वी में कौन आया? सर थॉमस रो आया। तो सर थॉमस रो कौन था? ब्रिटिश सम्राट जेम्स थॉमस का दूत था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर सर थॉमस रो आया। कब? 1615 ईस्वी में। तो सर थॉमस रो क्या बनकर आया था? ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था भारत में सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में, और सूरत नामक बंदरगाह पर उतरा और अजमेर में जाकर सूरत नामक बंदरगाह पे उतरा और सूरत से वो आया अजमेर में, और अजमेर में जाकर उस समय जहांगीर अजमेर में था। तो ये विलियम हॉकिंस हेक्टर जहांगीर से बातचीत करने के लिए सूरत में जाकर मुलाकात किया था। अब सर थॉमस रो जब आता है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर 1615 ईस्वी में, तो जहांगीर से मुलाकात करने के लिए इसे, उस समय जहांगीर अजमेर में था, तो सूरत बंदरगाह पे उतरकर सूरत से आया अजमेर में। अजमेर में आकर जहांगीर से मुलाकात की और वह 3 वर्षों तक मुगल दरबार में इंग्लैंड का दूत के रूप में निवास किया था। तो याद रखिएगा कि मैंने अभी आपको विलियम हॉकिंस हेक्टर को बतलाया कि जहांगीर से मुलाकात करने आया था। तो विलियम हॉकिंस हेक्टर एक जहाज का कप्तान बनकर सूरत बंदरगाह पर आया था जहांगीर से मुलाकात करने के उद्देश्य से। तो जहांगीर उस समय कहाँ था? जहांगीर उस समय आगरा में था। तो सूरत से वो आगरा आया और जहांगीर से मुलाकात किया तुर्की भाषा में। अब इसके बाद सर थॉमस रो आते हैं। सर थॉमस रो क्या बनकर आए थे? तो उस समय ब्रिटेन का सम्राट जेम्स प्रथम था और ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर सर थॉमस रो आए थे 1615 ईस्वी में।
और इन्होंने सूरत बंदरगाह पर उतरा और सूरत बंदरगाह पर उतरकर ये देखा कि जहांगीर इस समय अजमेर में है, तो सूरत से वो सीधे अजमेर गए। अजमेर में जहांगीर से मुलाकात किया और जहांगीर से मुलाकात किया तो जहांगीर ने उसे क्या किया, 3 वर्षों तक जहांगीर से मुलाकात करने के बाद सर थॉमस रो 3 वर्षों तक उस जहांगीर के का शासक मुगल शासक जहांगीर था और मुगल दरबार में इंग्लैंड का दूत के रूप में निवास किया था। कौन? सर थॉमस रो। तो किस मुगल कार्यकाल के मुगल सम्राट के दरबार में अंग्रेज सर थॉमस रो निवास किया था? तो जहांगीर ने के कार्यकाल में निवास किया था। सर थॉमस रो मुगल दरबार में किस शासक में निवास किया था? जहांगीर के कार्यकाल में निवास किया था। कितना समय तक? 3 वर्षों तक। सर थॉमस रो मुगल दरबार में क्या बनकर निवास किए थे? तो मुगल दरबार में इंग्लैंड का दूत के रूप में निवास किया था। उस समय सर थॉमस रो किसके दूत बनकर आए थे? ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में 1615 ईस्वी में आए थे और सूरत नामक बंदरगाह पर उतरा और वहां से अजमेर जाकर जहांगीर से मुलाकात करते हैं और जहांगीर उसे 3 वर्षों तक मुगल दरबार में एक इंग्लैंड का दूत के रूप में निवास करने के लिए आदेश दिया। अब बात आती है 1633 ईस्वी। अब 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? बालासोर में। अब देखिए, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरपुरा 1633 ईस्वी में पूरब के तटों पर, पूर्वी तटों पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? ये बालासोर और हरपुरा। ये बालासोर और हरपुरा कहाँ है? तो दोनों उड़ीसा में है, यहाँ स्थापित किया था। तो याद रखिएगा, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? बालासोर और हरपुरा। ये बालासोर और हरपुरा कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है, जिसे आप उड़ीसा को ओडिशा कहते हैं। यहाँ स्थापित किया था 1633 ईस्वी में। अब बात आती है 1639। तो 1639 में एक नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे कौन था? एक अंग्रेज था। तो 1639 में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। पट्टा जानते हैं ना, जैसे कोई क्षेत्र होता है तो उसे एक होता है रजिस्ट्री, तो रजिस्ट्री परमानेंट उसका हो जाता है। पट्टे का मतलब होता है कुछ समय पीरियड होता है, उस समय क्षेत्र के अंतर्गत उस जमीन पर वो उसका कब्जा रहता है था। तो उस समय 1639 में ये फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज था। इस फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे में प्राप्त हो गया। तो मद्रास को पट्टे में प्राप्त कौन किया था? चंद्रगिरी के राजा ने किया था। किसको? फ्रांसिस डे को 1639 में। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, चंद्रगिरी राजा ने चंद्रगिरी के जो राजा थे उन्होंने मद्रास को पट्टे में दिया था। किसे? फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को। कब दिया था? 1639 में। यहाँ पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक दुर्ग की स्थापना की थी।
यहाँ मद्रास में इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक दुर्ग की स्थापना की थी, जो कि यह कोरोमंडल तट पर दक्षिण भारत का मुख्यालय बना था। 1661 ईस्वी में की गई इस संधि के अनुसार स्पेन ने इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से अब विवाह कर दिया गया। देखिए 1661 ईस्वी में एक संधि किया गया। 1661 की कौन सी संधि थी? तो 1661 के संधि में स्पेन ने इंग्लैंड का शासक था चार्ल्स द्वितीय, और चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह कर दिया गया। चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह की एक संधि लाया गया, और इस संधि में 1661 की वो संधि होती है। स्पेन ने इंग्लैंड का उस समय शासक था चार्ल्स द्वितीय, और चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के शासक का पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह करने की को लेकर एक संधि आई, और इस विवाह में क्या किया गया? बंबई को, जो आज का मुंबई है, यानी कि बंबई को अब मुंबई कहा जाता है, तो इस बंबई के बंदरगाह को इन्होंने दहेज में दे दिया। किसको? यही चार्ल्स द्वितीय को। अब चूंकि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह कर दिया गया इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय का, तो चार्ल्स द्वितीय को उस समय बंबई पुर्तगालियों का था, तो पूरा बंबई को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे देते थे। तो देखिए पहले के ससुर कितना अच्छे होते थे, शादी विवाह करते थे तो पूरा एक क्षेत्र दहेज के रूप में दे देते थे। ऐसा होते थे पहले के प्राचीन भारत के मध्यकाल भारत के पहले के सास ससुर। क्या आज के सास ससुर ऐसे हैं कि अपनी बेटी की शादी के बदले कोई क्षेत्र दहेज में देते हो? जरा आप सब कमेंट बताइए। तो उस समय चार्ल्स द्वितीय को जब कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह हो जाती थी, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह हुआ इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय का, तो विवाह के रूप में दहेज में बंबई मिल जाती है। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। अब बंबई किसका हो गया? चार्ल्स द्वितीय का। तो चार्ल्स द्वितीय ने और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने इस बंबई शहर को क्या किया? युवराज चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को, मतलब कौन? यही ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर दे दिया। अब बंबई किसके हाथ में चली गई? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई। मतलब बंबई पहले पुर्तगालियों की थी। बंबई पहले किसकी थी? पुर्तगालियों की थी। पुर्तगालियों की एक राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगेंजा, और कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह हुआ इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय का। और चार्ल्स द्वितीय से जब शादी हो जाती है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से, तो दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने बंबई को दे दिया चार्ल्स द्वितीय को। अब बंबई किसके हाथ में चली गई? इंग्लैंड के हाथ में चली गई। अब इंग्लैंड का उस समय चार्ल्स द्वितीय युवराज था। इन्होंने कुछ किराया कितना लिया? 10 पाउंड की वार्षिक किराया लेकर
साल में 10 पाउंड लेता था और 10 पाउंड लेकर बम्बई को दे दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। अब बम्बई किसके हाथ में चली गई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में चली गई। अब इसी के परिणाम स्वरूप बम्बई प्रेसिडेंसी का प्रादुर्भाव हुआ। अब 1698 ईस्वी में बंगाल के तत्कालीन एक सूबेदार थे अजीम उस खान। इन्होंने सूटानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, ये 3 स्थान है, सूटानाती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक ये 3 गांवों की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी। इसके लिए अंग्रेजों को पुराने जमींदार इब्राहिम खान को 1200 रुपए प्रतिवर्ष देने पड़ते थे। तो 1668 में इस बम्बई शहर को चार्ल्स डुटिये ने अंग्रेजी इंग्लिश इंडिया कंपनी को दे दिया 10 पाउंड के वार्षिक किराए के रूप में, और इसी के परिणाम स्वरूप ये बम्बई प्रेसिडेंसी के रूप में प्रादुर्भाव हो जाती है। 1698 ईस्वी में बंगाल का एक तत्कालीन सूबेदार था अजीम उस खान। अजीम उस खान ने 3 गांव था, अजीम उस खान का 3 गांव था। एक था सूटानाती, दूसरा कालीकाता, तीसरा गोविंदपुर। ये तीनों गांवों की जमींदारी किसको प्रदान हो गई? ये तीनों गांवों की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान हो गई। एक 3 गांव कौन कौन थे? तो सूटानाती, कालीकाता और गोविंदपुर था। ये तीनों गांव ईस्ट इंडिया कंपनी की जमींदारी प्रदान कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इसके लिए अंग्रेजों के जो पुराने जमींदार थे वो इब्राहिम खान थे, और इब्राहिम खान को 1200 रुपए प्रति वर्ष इसके बदले देने पड़ते थे। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझने में कोई कंफ्यूजन हुई क्या? मैंने अभी तक आपको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ तक की जानकारी को बतला दिया। अब इसके आगे भी कुछ फैक्ट और बचे हुए हैं अभी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इस फैक्ट को हम बहुत जल्द आपके बीच फिर से एपिसोड लेकर अगले एपिसोड में आऊँगा। इतना आप अभी ग्रहण कीजिए, फिर नेक्स्ट के एपिसोड में बहुत जल्द आपके बीच में आते हैं और बचे हुए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट को फिर रखवाऊँगा। तो कैसा लगा आज के सेशन? अच्छा लगा? प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइएगा, और चैनल को इतना शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक नागरिक तक आप गंगा अकेडमी पहुंचा दीजिए, और आप सभी से अपील करता हूं, आप सभी से गुजारिश करता हूं, आप सभी का हृदय से प्रणाम करता हूं, कोटि साहृदय प्रणाम करता हूं कि आप सभी चैनल पर आकर सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाकर प्यार और सपोर्ट देते जाइए। हम आपसे ये वादा करता हूँ, निश्चित रूप से वादा करता हूँ कि संपूर्ण भारत का हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी कंप्लीट तैयारी आप सभी को पूर्णतया निःशुल्क गंगा एकेडमी पे पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम के अनुरूप उपलब्ध कराएंगे। पूरा PDF भी आप सभी को उपलब्ध कराएंगे, संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र का हर एक प्रतियोगी परीक्षा की। बस आप सभी का हमें प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। आप सभी हमें इसके बदले प्यार और सपोर्ट देते जाइए। हम एक भर्ती की एक प्रतियोगी परीक्षा का पूरा सिलेबस यहाँ गंगा अकेडमी पर ला के रख दूंगा। सब कुछ आप अपने घर से निःशुल्क गंगा अकेडमी के चैनल पर
अपनी परीक्षा की तैयारी निःशुल्क घर बैठे कर सकोगे। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए और इतना प्यार और सपोर्ट देते जाइए कि जल्द ही ये व्हाइट बोर्ड के स्थान पर हम डिजिटल बोर्ड की क्लासेस का शुभारंभ कर सकें। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आप सभी गंगा एकेडमी से अधिक इतना जुड़ जाइए, कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर आप पहुंचा दीजिए। हम उसी दिन से आप सभी को गंगा एकेडमी के माध्यम से पूर्णतः व्यवस्थित क्लासेस, बेहतर से बेहतर एडुकेटर को आमंत्रित करके पूर्णतः डिजिटल बोर्ड के साथ कक्षाओं का संचालन करना शुरू कर देंगे। बस 1 लाख सब्सक्राइबर फटाफट आप सभी जुड़ते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 1 लाख सब्सक्राइबर फटाफट दे दीजिए। हम जल्द ही पूरा व्यवस्थित क्लासेस का शुभारंभ करेंगे। बस लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। फटाफट आप सभी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कराइए और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इसे शेयर कर दीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, बब्बा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।